आज हम एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है। एक ऐसी कहानी जो भारत के एक छोटे से कस्बे से शुरू हुई और दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंच गई। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की। जरा सोचिए, एक रेलवे प्लेटफॉर्म और वहां एक छोटी सी चाय की दुकान। बस यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और वही सफर उस युवा को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के शिखर तक ले गया। पर सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और नरेंद्र मोदी की कहानी की शुरुआत हुई एक रेलवे प्लेटफॉर्म से। यही वो जगह थी जहां उनके शुरुआती जीवन के संघर्ष और मेहनत ने वो नींव रखी जिस पर उनका पूरा भविष्य खड़ा होना था। तो बात है गुजरात के वडनगर की। 17 सितंबर 1950 को एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन कह सकते हैं आसान नहीं था। वो अक्सर अपने पिता की चाय की दुकान पर उनका हाथ बटाते थे, और यही अनुभव आगे चलकर उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। बचपन के संघर्ष के बाद उनकी जिंदगी में वो दौर आया जिसने उनके विचारों और भविष्य का रास्ता तय किया। ये थे उनके फॉर्मेटिव ईयर्स, यानी वो साल जिन्होंने उन्हें घड़ा। इस दौरान उनकी जिंदगी में कुछ बड़े मोड़ आए। पहला, जब वो टीनेजर थे तब उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ना। और फिर सिर्फ 17 साल के उम्र में एक बहुत बड़ा फैसला लेना, घर छोड़कर आध्यात्मिक खोज में पूरे भारत की यात्रा पर निकल जाना। देखिए, आरएसएस से उन्हें अनुशासन और संगठन का पाठ मिला, तो वहीं भारत भर की यात्राओं ने उन्हें एक गहरी समझ और कह सकते हैं एक आत्मबल दिया। बस इन्हीं दो अनुभवों ने उनके भविष्य की दिशा तय कर दी। तो इन सभी अनुभवों ने उन्हें राजनीति के लिए तैयार कर दिया, और उनका पहला असली इम्तिहान गुजरात में उनका इंतजार कर रहा था। यहीं से उनके करियर का वो चैप्टर शुरू हुआ जिसने उन्हें सीधे नेशनल स्टेज पर ला खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका उदय। साल था 2001। कच्छ में एक विनाशकारी भूकंप आया था, और उसके ठीक बाद एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि उन्हें प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने गुजरात मॉडल पे काम शुरू किया जिसने राज्य को इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पे तेजी से दौड़ा दिया। और यहीं से उनकी छवि एक विकास पुरुष की बनी, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की जो डेवलपमेंट पर फोकस करता है। हालांकि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल से एक बहुत बड़ा विवाद भी जुड़ा, खास तौर पर 2002 के गुजरात दंगों को लेकर, जिसके कारण उन्हें काफी आलोचना और कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, गुजरात से दिल्ली तक का सफर, उनका प्रधानमंत्री बनना और उनका कार्यकाल। 2014 एक नारा जो पूरे देश में गूंज रहा था, अब की बार मोदी सरकार। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस पावरफुल कैंपेन का केंद्र था जिसने उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर धकेल दिया। और इस कैंपेन का नतीजा एक नंबर में था 282। ये कोई आम आंकड़ा नहीं था, ये अपने आप में एक इतिहास था, क्योंकि 1984 के बाद ये पहली बार था जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े सुधारों की शुरुआत की। आप देखिए, जनधन योजना से लेकर मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और फिर जीएसटी तक, ये सभी कदम देश को बदलने के उनके नजरिए को दिखाते हैं। और फिर आया 2019 का चुनाव। इस बार जनता का जनादेश और भी बड़ा था। आंकड़ा 282 से बढ़कर हो गया 303। ये साफ तौर पर उनकी बढ़ती लोकप्रियता और राजनीति पर उनकी मजबूत पकड़ का सबूत था। उनके दूसरे कार्यकाल में भी कुछ बहुत बड़े और कहना चाहिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जैसे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, आत्मनिर्भर भारत का विचार और हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन। तो देश में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद उनका ध्यान विश्व मंच की ओर गया कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की भूमिका को एक नया आकार कैसे दिया जाए। और यहीं से शुरू होती है उनकी वैश्विक विरासत की कहानी। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर एक ज्यादा मुखर भूमिका निभानी शुरू की। चाहे वो बड़ी शक्तियों के साथ रिश्ते हों, G20 और क्वाड जैसे मंचों पर नेतृत्व हो, या फिर क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखनी हो, भारत की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा सुनी जा रही थी।
तो उनकी नेतृत्व शैली को क्या चीज़ खास बनाती है? कुछ बातें साफ दिखती हैं। एक तो मजबूत फैसले लेने की क्षमता, दूसरा उनका संवाद करने का तरीका जिससे वो लोगों से सीधे जुड़ते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक सोच और साथ ही परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखना। और उनकी राजनीति में एक विचार बार बार सामने आता है, विश्वगुरु। इसका मतलब क्या है? सरल शब्दों में ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें भारत को दुनिया के लिए एक नेता, एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। तो कुल मिलाके उनकी ये पूरी यात्रा एक साधारण शुरुआत से लेकर वैश्विक नेतृत्व तक ये सफर दृढ़ संकल्प और परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ने की शक्ति का प्रतीक है। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है कि कैसे एक व्यक्ति की यात्रा जो एक चाय की दुकान से शुरू होकर विश्व मंच तक पहुंचती है, इस पूरी प्रक्रिया में एक राष्ट्र की कहानी को ही एक नया मोड़ दे देती है।